जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उनका तो आपने कई सारे टिप्स दिए, तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई जो हम लोग छोटे मोटे कारोबारी हैं, प्रोफेशनल, उनके लिए कुछ रास्ता है क्या? जी हाँ लक्ष्मण, ये भी इंडिविजुअली हो सकते हैं और आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि ये आप ये कह सकते हैं कि सैलरी वालों के तो हम अक्सर बात करते हैं, पर जो लोग खुद अपना छोटा मोटा क्या, अगर आप मध्यम वर्ग का भी कारोबार चलाते हैं तो उनके लिए अब रिटर्न भरने की तैयारी चल रही है। ITR 3 ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैं कुछ खर्चे बताता हूँ। पहले तो जो मूल सिद्धांत लक्ष्मण ये कहता है कि जो खर्चे, ध्यान दीजिएगा इसमें, आपके बिजनेस और व्यवसाय से सीधा संबंध रखते हो। और ये सीधा संबंध बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे शाम को फैमिली के साथ गए डिनर पर और अपना उसका रेस्टोरेंट का बिल वो भी डाल दिया, और कहीं घूमने गए वहाँ को खर्चा हुआ वो भी डाल दिया, टैक्सी वैक्सी का या प्लेन की टिकट। तो सीधा संबंध, तो मैं कुछ खर्चों की लिस्ट बताता हूँ। हालांकि ये लिस्ट स्पेसिफिक हो सकती है और इससे लंबी भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो खर्चे बता रहा हूँ वो सारे ही हैं, पर मुख्य खर्चे ये ज़रूर आने चाहिए। पहले तो आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी सैलरी, मुझे लगता है ये तो बड़ा ऑब्वियस है। आपने कोई हेल्पर रखा है, कोई पियोन रखा हुआ है, कोई अपना क्लर्क रखा हुआ है, किसी को भी आपने रखा हुआ है अपने साथ, तो उसकी सैलरी आप यहाँ लेंगे। दूसरा, आप जिस प्रेमाइसेस में काम कर रहे हैं उसका रेंट, उसका किराया आप ले सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में एक और बात जिक्र करूंगा, पहले मैं लिस्ट पूरी कर लूं। उसके बाद आप ले सकते हैं अपने ऑफिस के, जिस भी जगह को आप ऑफिस की तरह या अपने कामकाज की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऑफिस से संबंधित खर्चे, सफाई के हो गए, और भी ऑफिस के बहुत सारे मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं। उसके अलावा आप बिजली का बिल, यानी कि जिस ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं उसके बिजली का बिल आप ले सकते हैं। और एक और खर्चा जो लोग भूल जाते हैं, आप मान लीजिए लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे का मतलब है कि 30 लाख की कार खरीदी जी, तो मान लीजिए उसमें हम हर साल 15%, 20% जो भी डेप्रिसिएशन आइटम वाइज होती है, डेप्रिसिएशन कभी जिक्र होगा तो अलग अलग आइटम पे क्या क्या डेप्रिसिएशन होती है ये भी मैं जिक्र करूंगा, और लंबा एक पूरा विषय हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन ना भूलें। उसके बाद आप जो ट्रैवल करते हैं, आप जब इधर ऑफिस के काम से, अपने ऑफिस के काम से आप अपने कस्टमर से, क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, ऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं, वो आप ले सकते हैं। तो बिजनेस प्रमोशन आप करते हैं, मान लीजिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया को पे कर रहे हैं, कुछ भी आप अपने क्लाइंट को बुला के आप उनको लंच करा रहे हैं, तो बिजनेस प्रमोशन। हालांकि मैं ये फिर जिक्र करना चाहूँगा, लिस्ट लंबी नहीं। और लक्ष्मण, मजे की बात यह है कि इस बार ITR 3 में अब आपको प्रोफेशन बताना पड़ेगा कि आप क्या प्रोफेशन है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई क्यों पूछ रहा है आयकर विभाग, तो ये खर्चा मैच किया है। हाँ, खर्चा, क्योंकि मान लीजिए आपका काम है आर्किटेक्चर का और आप खर्च कर रहे हैं अपना एक अच्छा सा कोट खरीदने के ऊपर, ये तो कोई एड प्रोफेशनल हो, मॉडल हो, उसका खर्च है। लेकिन आर्किटेक्ट भी तो कोट पहन के जा सकते हैं। नहीं, कोट पहन के जा सकते हैं, पर मान लीजिए आप कोई फैशन रिलेटेड खर्च कर रहे हैं और आप फैशन प्रोफेशनल नहीं है, और आप आर्किटेक्ट होके या वकील होके आप कोई फैशन पे खर्च कर रहे हैं, तो इन सब बातों, तो वो अब दो व्यवसाय इसमें जोड़े गए, F&O और एड प्रोफेशनल्स को, फैशन प्रोफेशनल्स को, इसमें इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ा गया है, जिससे कि पता लगा। तो एक तो आपको नेचर जरूर बताना है, और ध्यान रखिए, मैं इस बात पे फिर जोर देके कहूँगा, जो खर्च आपके सीधे सीधे बिजनेस से कनेक्ट होते हैं उन्हीं को करिए। और लक्ष्मण, एक छोटा सा पेज आपकी इजाज़त से और मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि मान लीजिए आप घर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो लोग क्या करते हैं, घर में जैसे 2-4 मेड नहीं रखी होती हैं, घर में आपने कोई डोमेस्टिक हेल्प, तो उन सब की सैलरी डाल देते हैं, ये गलती। और सारा बिजली के घर का बिल डाल देते हैं, ये मत करिए। अगर आप घर का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सब का 1/3 ही क्लेम करिए। ये सारे खर्चे को आप क्लेम कर सकते हैं। आप अपना जहां रेवेन्यू रखिए, दूसरी तरफ ये खर्चे रखिए, उनको घटाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खासकर अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स में नहीं आते हैं तो आपको किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी होती है। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। मतलब कि आपकी आमदनी अगर मान लिया जाए 50 लाख रुपए हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है, तो उस रेवेन्यू मान लिया आपको 50 लाख रुपए है, और ये सारे खर्चे आप दिखा करके अगर मान लिया 2 लाख या 5 लाख रुपए कम कर लिए, तो 5 लाख रुपए कम हो गया तो 45 लाख पे ही आपको लगेगा। आपने बहुत किफायत करी। 2 लाख लोग तो 20-20, 25-25 लाख तक, 50 लाख में से कम प्रोफेशनल हूं नहीं, इसलिए मुझे क्यों इतने कम कर देते हैं। यही लक्ष्मण, सच बात बताऊं तो सैलरी वालों को यही शिकायत रहती है कि भाई हम कोई खर्च, ऐसे ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है ना सैलरी में, ये इसीलिए दी गई है कि भाई बिजनेस वाले तो सब खर्चे घटा लेते हैं। तो सैलरी वालों को दुखते रख पे हाथ दे दिया। सैलरी वाले भी तो भाई गाड़ी खरीद के आ रहे हो, तो उनको भी डिप्रिसिएशन होता है। क्या करें, ऐसा स्टैंडर्ड डिडक्शन एक दे दी, इसी में सब काम चलाइए आप। नहीं, ये तो गलत बात है, आप लोगों के लिए फायदे की बात रहती है। बिल्कुल, अपना व्यवसाय करने में थोड़ा फायदा तो है ही है। तो लेकिन ये एक चीज हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। जैसे कि आपने कहा कि आप 2 मंजिल का घर है, 1 मंजिल पे ऑफिस है, बिजली बिल 2 मंजिल का जोड़ दिया, मेड है 2 मंजिल का जोड़ दिया, वो वाला काम ना करें। बिल्कुल, और जो भी खर्च क्लेम करें लक्ष्मण, अहम बात,
उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपने जो भी खर्च लिख दिया वो स्वीकार हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया गया तो आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि ये खर्च कैसे आपके बिजनेस से सीधा सीधा संबंध रखता है। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। तो ये बहुत सारे इसमें पेच हैं, लेकिन ये है कि आपके पास रास्ते हैं बचाने के लिए कि इस तरह के खर्चों को आप क्लेम करके बचा सकते हैं, अपना टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग रिटर्न भरते हैं तो कुछ विशेष सावधानी? नहीं, ITR 3 भरा जाता है और जैसा मैंने सावधानी यही है कि प्रूफ आपको अपने पास रखना है और मोटा मोटा हिसाब आपके पास होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर आपके ऑपरेशन बढ़े हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए। इसकी लिमिट्स दी गई हैं, वो एक अलग चर्चा है, तो आप खाते रखिए। कुछ लोग एक्सेल शीट पे रख लेते हैं लक्ष्मण, कुछ लोग टैली वगैरह। एक संक्षिप्त में बता दीजिए कि जो प्रेजेंटिव टैक्स वाला है, एक नॉन प्रेजेंटिव, तो कैसे हम ये तय करें कि हमारे लिए फायदेमंद कौन सा है? मुझे लगता है कि प्रेजम्पटिव टैक्स तो जनरली ट्रेडर्स के लिए है और प्रोफेशनल्स के लिए अलग लिमिट्स दी गई हैं। आज मैंने जो लक्ष्मण जिक्र किया ना, वो मैंने नॉन प्रेजम्प्टिव, क्योंकि प्रेजम्प्टिव की हम अक्सर बात करते रहते हैं, मैंने जान के नॉन प्रेजम्प्टिव्स की किया, क्योंकि सब लोग प्रेजम्प्टिव में जो 8% 6% आपको पता होगा प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है, कुछ लोग उसमें नहीं आना चाहते हैं। तो इस वजह से नॉन प्रेजम्प्टिव वाले क्या करते हैं, वो अपने खर्चों में थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं। तो मैंने इसीलिए सारे खर्चे बताए और आपको हैरानी होगी कि नॉन प्रेजेंटिव में भी कई बार आपकी ये सारे खर्चे डाल के कुछ लोगों को बहुत थोड़ा अमाउंट बचता है, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आज इस पे विशेष टिप्पणी करनी। चलिए, तो ये सारे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम की बात आपने बताई। अगर आप प्रोफेशनल हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं और अगली बार से पूरी लिस्ट बना कर रखिए कितने कितने खर्च किए। और एक बार जो कोहली साहब ने कहा कि इसका प्रूफ ज़रूर रखिएगा और वो आपके कारोबार से सीधे तौर पे खर्च जुड़ा हुआ हो, ये आपको साबित करने के लिए आपके पास पर्याप्त तथ्य, पर्याप्त दलील होनी चाहिए। चलिए, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं सबसे पहले ठाणे, जहां से घनश्याम दास मित्तल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, कोहली जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप मित्तल साहब? मैं ठीक हूँ सर। मेरी बेटी के बारे में एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी बताएं। वो ये जर्मन कंपनी है SAP, उसमें वर्क करती है और इसको कुछ शेयर कंपनी के मिलते हैं सब्सिडाइज रेट पर। अच्छा। उसमें जो सब्सिडी होती है उस पर वो टैक्स पड़ जाता है इनकम में जोड़ करके, लेकिन जो सब्सिडाइज रेट जो मिलता है उस पर कुछ डिविडेंड मिलता है और कुछ सेल करने पे प्रॉफिट भी हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और कुछ स्टॉक में भी है इसके पास। तो इनको कहाँ दिखाना है, ये कंफ्यूजन है मेरे को। क्योंकि डिविडेंड का तो ये इनकम में आ जाएगा अदर सोर्स में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स में आ जाएगा, लेकिन चूंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट मेरे को मालूम करना है। जी हाँ, बिल्कुल मित्तल साहब का बहुत जायज़ सवाल है। देखिए, बिटिया का पिता ध्यान रखते हैं उनके बात का, तो इसको मित्तल साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, जिसको हम IFS शेड्यूल कहते हैं। दूसरा आपने कहा जो इससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अगर ये विदेशी शेयर हैं तो ये एक शेड्यूल होता है मित्तल साहब जिसको हम FSI कहते हैं, FSI फॉरेन सोर्स इनकम। तो फिर ये उसमें जाएगा, क्योंकि ये विदेश से अगर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, विदेश से इनकम आ रही है, तो आप इसको FSI शेड्यूल में कैपिटल गेन कर दिखाएंगे। दूसरा आपने कहा कि उनके पास कुछ स्टॉक में भी हैं, और हाँ, पहले तो आपने कहा कि सब्सिडाइज मिलते हैं, वो तो खुद ही परक्विजिट में कंपनी जोड़ के दे रही है, तो उसका तो मुझे जिक्र करने की जरूरत है नहीं, वो आपके फॉर्म 16 में अपने आप आ रहा है। जो स्टॉक है मित्तल साहब, अगर 50 लाख, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 50 लाख से ऊपर, लक्ष्मण ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी टोटल आय है तो एक 50 लाख से तो आपको एक शेड्यूल AL होता है, जिसको हम एसेट लायबिलिटी कहते हैं। मित्तल साहब इसको कागज पर लिख लीजिए, बड़ा ये हाँ बिल्कुल, क्योंकि मित्तल साहब बहुत बारीकी से देख रहे हैं। तो शेड्यूल AL में आपको दिखाना है, अगर 50 लाख से बिटिया की ऊपर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे ऊपर ही होगी, जर्मन कंपनी में है, वहां आपको जरूर दिखाना है। और आपको फॉरेन एसेट्स में भी इसको दिखाना है, क्योंकि ये विदेशी एसेट हो गया, क्योंकि फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं। तो शेड्यूल FA में, शेड्यूल AL में, शेड्यूल FSI में और परक्विजिट में और IFS में। देखिए कितनी जगह, मुझे लगता है इसी वजह से मित्तल साहब ने सवाल पूछा है, क्योंकि इतनी जगह इनके रिटर्न में ये सब दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ इनको दिखानी पड़ेगी। और फिर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी? टैक्स की देनदारी जो सैलरी पे है वो तो कंपनी ने काट लिया। जो शेड्यूल FSI में फॉरेन सोर्स इनकम पे है, उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। एसेट लायबिलिटी है वो तो खाली दिखाना है, फॉरेन एसेट्स है वो खाली दिखाना है, वो एक खाली आपको डिस्क्लोज करने के नियम। मित्तल साहब, अच्छा, इसमें जो डिविडेंड मिलता है उसको उस पर TDS वहाँ पर काटते हैं कुछ जर्मनी में? हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल आपने पूछा, तो उसमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है। भारत और जर्मनी के बीच में मित्तल साहब एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है,
उसके अंतर्गत जो आपकी बिटिया ने जर्मनी में टैक्स दिया है, जो कट गया है, उसका क्रेडिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत डायमेंशंस थे लक्ष्मण इनके हाँ, ये सवाल तो बड़ा के। interesting से- मतलब इनके एक सवाल में मुझे लगता है 5-6 चीजें एक साथ तो सिर्फ मित्तल साहब नहीं, मित्तल साहब आपने कई सारे दर्शकों का भला कर दिया है सवाल पूछ करके। एक तो जर्मनी के साथ है डबल टैक्स अवॉइडेंस डबल टैक्स भी है, डिविडेंड भी है, परक्विजिट भी है, फॉरेन एसेट्स भी है, एसेट लायबिलिटी भी है, फॉरेन सोर्स इनकम, ये सब कुछ है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मित्तल साहब कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। हालांकि आपने जो सवाल पूछा उससे कई सारे दर्शकों का यहाँ पे भला हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायमेंशन जुड़े हुए थे और बखूबी इन्होंने बताया। आगे कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर से लिखिएगा, हम आपके सवालों का ऐसे ही जवाब देंगे। इस बीच चलते हैं अहमदाबाद, जहाँ से किंशुक कोहल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किंशुक साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार कोहली जी। मैं किंशुक नमस्कार, कोहली, मैं सेना में हूँ। एक मेरे दो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आपका नाम बड़ा अच्छा है, किंशुक, है ना? मैं पहली बार धन्यवाद। आपके कोई कॉलर हमारे। किंशुक का मतलब क्या होता है? पलाश के फूल को संस्कृत में किंशुक कहते हैं। अरे वाह, अरे वाह, आप जानते थे कोहली साहब? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था, पर इन्होंने आज उसको स्पष्ट। अरे वाह, पलाश के फूल को संस्कृत में किंशुक कहते हैं। वाह, चलिए, बहुत अच्छा नाम है। बताएं उलझन क्या आपकी? हाँ, दो छोटी छोटी उलझन है। एक तो ये, जैसे मेरी डॉटर है, वो इंटर्नशिप कर रही है MBBS के बाद वाली, जी उसमें उनको स्टाइपेंड मिलता है। जी। तो क्या ये स्टाइपेंड मुश्किल से शायद 12,000 या कुछ मिलता है, क्या ये स्टाइपेंड टैक्सेशन के दायरे में आएगा या ये एग्जेम्प्ट होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि स्टाइपेंड वाले में बहुत लोग कंफ्यूज हैं। हाँ, ये मुझे लगता है हर एक आध एपिसोड बाद कोई ना कोई आता है। किंशुक जी, स्टाइपेंड बेसिकली तो टैक्सेबल होता है, क्योंकि सिर्फ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो माफ़ होती हैं। पर क्योंकि आपने अपनी बिटिया का पूछा है, तो ये 12,000 रुपये तो मुझे वैसे ही टैक्सेबल नहीं दिख रहा है। ओल्ड रेजिम की बात ये तो करूँ, वैसे भी टैक्सेबल नहीं है, बिल्कुल जी, न्यू रेजिम की बात करें तो ये तो किसी भी तरीके से टैक्सेबल नहीं है। पर प्रिंसिपली आप अगर इसको सैद्धांतिक रूप से पूछे तो वैसे स्टाइपेंड टैक्सेबल होता है, अगर वो टैक्सेबल लिमिट से बाहर होता है। अब तो आपको पता होगा कि 12 लाख रुपए तक की सेक्शन 87A की वजह से एग्जेम्प्ट होती है, पर ये तो कहीं उसके आसपास भी नहीं आ रहा, तो बिल्कुल पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट है। जी कोहली जी धन्यवाद। बस सवाल इसलिए था क्योंकि उसके बिना डिग्री नहीं मिलती है, इसलिए मैंडेटरी इंटर्नशिप है वो। जी जी जी, नहीं बिल्कुल मैंडेटरी इंटर्नशिप हो तब भी अगर वो स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड का कहीं एग्जेम्पशन किंशुक जी नहीं लिखा गया। बाकी हम लक्ष्मण अपनी तरफ से इनकी बिटिया को शुभकामनाएं दे देते हैं MBBS के बाद की पढ़ाई के लिए। चलिए, आपको धन्यवाद। शुभकामनाएं और उम्मीद। हाँ, बताइए। डेट फंड के चलते ये संक्षिप्त में बताऊंगा। अगर मैंने 2019 में एक डेट फंड खरीदा था और अप्रैल 2024 में, यानी जो जुलाई की डेट आई थी उससे पहले बेच दिया, 3 साल से ज्यादा रख के, तो इसमें मेरे को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा? और अगर हाँ, तो इसको कहाँ दिखाना है ITR में? बिल्कुल इंडेक्सेशन बेनिफिट। जी, यही अगर एक और फंड है जो अगेन 3 साल से ज्यादा रखा था लेकिन जुलाई की तारीख के बाद बेचा था, तो क्या वो स्लैब रेट में होगा या बिकॉज 2 साल से ज्यादा रखा है तो उसमें 12.5% वाला विदाउट इंडेक्सेशन टैक्सेशन होगा? ये दो है। बिल्कुल किंशुक जी, पहले तो मैं आपकी जानकारी की दाद देता हूं और आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी है। आपने प्रश्न भी किया और साथ साथ सिर्फ एक कन्फर्मेशन ली है। आपकी कन्फर्मेशन बिल्कुल सही है। जो आपने जुलाई से पहले बेचा है उस पर आप इंडेक्सेशन ले सकते हैं और उसको पुराने नियम के हिसाब से करेंगे, और जो आपने बाद में बेचा है वो अब स्लैब के हिसाब से जाएगा और स्लैब रेट पर जाएगा, उसमें 12.5% नहीं, जो आपके स्लैब में है उस हिसाब से उस पर आप क्लेम कर लेंगे। बिल्कुल आपका सोचना एकदम ठीक है। दोनों तरीके के डेट फंड जिनकी डेट आपको पता होगा, जो अमेंडमेंट आई थी वो 23 जुलाई के बाद से अप्लाई करती है। चलिए किंशुक साहब, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। आगे कोई भी